Good morning, students. I am Mrs. Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, Mahila College, Ara. Today we will study about psychophysiological gastrointestinal disorders. यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर जो है ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में ही आता है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को साइकोफिजियोलॉजिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है, मनोदैहिक विकृतियाँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मनोदैहिक आमाशय तंत्र की विकृतियाँ। अब ये विकृतियाँ कौन कौन सी होती है और कैसे होती हैं। देखो, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 3 तरीके से काम होता है। उसमें डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एलिमिनेटिव फंक्शन होते हैं। एलिमिनेटिव फंक्शन यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो जब डाइजेस्ट होता है, जब वो पचता है तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम एलिमिनेट कर देते हैं यूरिन और अपने स्टूल के माध्यम से। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अधिक तनाव में होता है, बहुत अधिक टेंशन में होता है, तो उसका ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम इससे इफेक्ट होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंडर आता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में ही आता है, क्योंकि डाइजेशन का काम है वो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है, उसको किसी को करना नहीं पड़ता कि हाँ आपने अपने बॉडी में अंदर आदेश दिया कि आप डाइजेशन का काम कीजिए तो वो होगा। जैसे आपने अपने हैंड उठाना, अपना ब्लैग उठाना, इसके लिए आप सोचते हो और कोशिश करते हो तब होता है, लेकिन ये जो डाइजेशन होता है ये ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंडर में आता है। तो डाइजेशन में तीन तरह की क्रियाएं होती हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम से ही रेगुलेट होता है। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति बहुत अधिक तनावपूर्ण स्थिति में रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है, तो उस सिचुएशन में उसका जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है और जिससे उसकी डाइजेस्टिव एक्टिविटी गड़बड़ा जाती है, उसका डाइजेशन खराब हो जाता है और उसमें फिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि शारीरिक आमाशय तंत्रीय विकृतियाँ। अब कौन सी वो फिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका नाम है पेप्टिक अल्सर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, गैस्ट्राइटिस और कोलिटिस। तो अब इसको हम आगे पढ़ते हैं इन्हीं डिसऑर्डर्स को कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर को कहते हैं आंत का घाव। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है या फिर जो स्टमक होता है उसके अंदर ओपन वूंड हो जाते हैं। जो इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन पर कुछ जख्म हो जाते हैं और उन जख्म की वजह से क्या होता है कि जब व्यक्ति खाना खाता है तो उसके पेट में बहुत तेज पेन होता है, उसको वोमिटिंग जैसी फीलिंग होती है और जैसे जैसे ये पेप्टिक अल्सर सीवियर होता चला जाता है तो व्यक्ति के मुंह से, मतलब जो वॉमिट करता है तो ब्लड तक आना शुरू हो जाता है उसकी वोमिटिंग के माध्यम से। तो ये जो आंत का घाव होता है इसके कुछ फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, कुछ शारीरिक कारण हो सकते हैं, लेकिन जब ये आंत का घाव उन शारीरिक कारणों की वजह से ना होकर के मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से होता है तो हम इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का नाम देते हैं। साइकोसोमेटिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में ये आता है। तो जो आंत का घाव होता है वो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस की वजह से होता है। हमारे जो अमाशय होती है, अमाशय में एक रस बनता है, उसको गैस्ट्रिक जूस का नाम दिया जाता है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें 3 चीजें होती है, म्यूकस, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन तीनों को मिलाकर के गैस्ट्रिक जूस बनता है। इनमें से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पेप्टिक अल्सर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंत के घाव में जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसकी जब अधिकता होती है, जब ये बढ़ता है तब आंत का घाव होता है। अब आंत के घाव की जो उत्पत्ति होती है वो कब होती है, जब व्यक्ति परसिस्टेंटली लगातार किसी इमोशनल स्ट्रेस, किसी तनाव में रहता है और ये तनाव उसका लंबे समय तक चलता है तो व्यक्ति की जो वेगस नर्व होती है इससे वो प्रभावित होती है। वेगस नर्व का क्या काम होता है, वेगस नर्व जो है वो गैस्ट्रिक जूस और जो हमारा स्टमक होता है, जो अमाशय होती है
उसका जो क्रम चक्र होता है, उसकी जो मोशन होती है उसको कंट्रोल करती है। लेकिन जब व्यक्ति क्रोनिक इमोशनल टेंशन में होगा तो वेगस नर्व का नियंत्रण जो है वो करीब करीब हट जाता है और अमाशय से अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक जूस निकलने लगता है और धीरे धीरे ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो अमाशय की दीवार को गलाने लगता है और फाइनली इसकी वजह से क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ठीक है, तो ये पेप्टिक अल्सर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये एक ऐसी बीमारी है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर के अंडर में रखा गया है। इस बीमारी में व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, उसकी भूख जो है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे उसका वजन कम होने लग जाता है और उसमें कोई ना कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी जो है मतलब उसमें उसके ये जो डिसऑर्डर है ये अधिकतर फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो उनमें जो जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिनको भूख कम लगती है, भूख कम लगने की बीमारी होती है, उनकी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, उनका जो हार्ट रेट होता है वो स्लो हो जाता है, उनका मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का कारण फिजिकल भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, लेकिन जब इसका कारण कोई इमोशनल रिस्पॉन्स या मनोवैज्ञानिक कारण होता है तो इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। जैसे बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इमोशनली इनसिक्योर होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि सब उनको प्रेम करें, प्यार करें, तो वो अटेंशन सीख करने के लिए क्या करते हैं कि अगर जैसे वो खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खा रहे हैं तो उनको माता पिता लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कोई कह रहा है ले लो तुम खा लो, ले चल एक टुकड़ा खा ले चल दो टुकड़े खा ले, तो वो कहीं ना कहीं उस प्यार के लिए कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इमोशनल, एक संवेगात्मक समस्या है ये कि वो अटेंशन चाहता है, वो अपने आप को इनसिक्योर ऐसा महसूस कर रहा है कि उससे कोई प्यार करे, उसको कोई अटेंशन दे, तो उस अटेंशन को सीख करने के लिए वो क्या करता है, खाने को त्यागता है, खाने को वो छोड़ देता है और वो इस तरह से छोड़ता है कि मतलब उसको भूख ही नहीं लगती है, उसकी भूख धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा आप तनाव में हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपकी भूख गायब हो जाती है, अब आपको भूख नहीं लगती है। कोई आपको कहे कि आप खाना खा लीजिए तो आप कहते हैं कि भूख ही नहीं है। तो ये तो हुआ कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए, लेकिन जब ये जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, अगर वो लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति में ये एक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। तो खाना जो कम खाने की टेंडेंसी होती है, खाना कम खाना, और इतना कम खाना कि व्यक्ति का जितना नॉर्मल वेट है, अंडर वेट होने के बावजूद भी वो कम ही फूड इनटेक करता है, उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा का नाम दिया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बुलिमिया पर। बुलिमिया जो है वो जस्ट ऑपोजिट है एनोरेक्सिया नर्वोसा के। बुलिमिया में व्यक्ति बहुत अत्यधिक खाना खाता है, ओवर ईटिंग करता है, इतना ओवर ईटिंग करता है कि उसको ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा उसका बढ़ता चला जाता है। बेसिकली जो मोटापा होता है, जो हमारा फैट, जो मतलब व्यक्ति ओबेसिटी की डिजीज जिसको कहेंगे कि ये ओबीज हो गया है, उसका कारण होता है हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। अगर किसी व्यक्ति की एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो व्यक्ति अननेसेसरीली मोटा होता चला जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं बहुत कम खाता हूँ, इतना मैं खाता नहीं हूँ जितना मैं मोटा हूँ, तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें डिस्टर्बेंसेस हो रही है। लेकिन बुलिमिया डिसीज में क्या होता है, व्यक्ति इतना जरूरत से ज्यादा खाता है कि वो मोटा हो जाता है। तो बुलिमिया के का शारीरिक कारण भी हो सकता है, लेकिन जब इसका पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण होता है तो इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हम कहेंगे। जैसे कि जो ओवर ईटिंग होती है वो व्यक्ति अपनी उन अनफुलफिल्ड नीड के लिए एक सब्स्टिट्यूट सेटिस्फेक्शन मानता है। जैसे व्यक्ति की कुछ इच्छाएं थी, कुछ उसकी नीड थी जो कि पूरी नहीं हो पाई, जो अनफुलफिल्ड रह गई, तो उनका सब्स्टिट्यूट वो क्या करता है, उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए वो ज्यादा खाना खाना शुरू कर देता है, वो ओवर ईटिंग करने लगता है। जैसे कि
एक कोई फीमेल है और वो ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देती है, ओवर ईटिंग शुरू कर देती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती, वो अपने जो है अपने मतलब उसको अगर नीड है लव और बिलोंगिंगनेस की, लेकिन अगर उसको वो प्रेम की कमी रह जाती है तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करती है कि वो ओवर मतलब ज़्यादा खाना शुरू कर देती है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर एक बच्चा है, जैसे उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी में फ्रॉयड ने बताई कि 4 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती है, ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी। तो उन्होंने बताया साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में फ्रॉयड ने बताया कि जो ओरल फेज होता है, अगर उस फेज में, उस मुख अवस्था में बच्चा बहुत सारी एक्टिविटी करता है, चबाने की, मुंह चलाने की, खाने पीने की। तो अगर उस स्टेज में उसकी वो नीड, वो मुख अवस्था की जो डिजायर्स हैं, जो नीड्स है, वो पूरी नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं वो उसकी व्यस्क अवस्था में फिक्स हो जाती हैं और उसके कारण व्यक्ति जो होता है वो ओवर ईटिंग करता है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या है? गैस्ट्राइटिस भी एक मनोवैज्ञानिक विकृति है, एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति में इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी और नोजिया या पेट में ज़्यादा गैस बनना, ऐसे सिम्टम इसमें डेवलप होते हैं। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? व्यक्ति के अंदर पेट में जठर होता है, उसको बोलते हैं जठराग्नि। तो अगर व्यक्ति की जो जठराग्नि है वो कमजोर हो जाती है, अगर किसी शारीरिक कारण की वजह से हो रही है, शारीरिक कारण जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो ईटिंग हैबिट है वो अच्छी नहीं है, वो इस तरीके की चीजें खाता है जो कि विपरीत होती है, जो नहीं खानी चाहिए, गर्म पे ठंडा खा लिया, ठंडे पे गर्म खा लिया, खट्टे के साथ मीठा खा लिया, मतलब उसकी ईटिंग हैबिट जो है वो ठीक नहीं है, या फिर वो बहुत अनहेल्दी जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति की ईटिंग हैबिट ऐसी है और तब उसकी जो उसको गैस्ट्राइटिस की दिक्कत हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये उसके पीछे शारीरिक कारण है, उसको गैस्ट्राइटिस हुआ, इसके पीछे एक शारीरिक कारण है, इसलिए उसको गैस्ट्राइटिस हुआ। लेकिन एक व्यक्ति है, उसकी ईटिंग हैबिट बिल्कुल ठीक है, वो हमेशा हेल्दी फूड खाता है, हमेशा अच्छा खाना खाता है, हमेशा वो ऐसी चीज़ें खाने की कोशिश करता है जिससे उसका स्टमक, पेट ठीक रहे, लेकिन फिर भी उसको इंडाइजेशन है, उसको एसिड ज़्यादा बन रहा है, उसको उल्टी आने का मन करता रहता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ये कारण है कि उसके अंदर कोई ना कोई एंग्जाइटी है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, अगर एंग्शियस है व्यक्ति, उसको बहुत क्रोध आता है, उसके अंदर आत्मग्लानि है, कहीं ना कहीं आत्मदोष की भावना उसके अंदर है अगर, तो इन चीज़ों से भी क्या होता है, व्यक्ति की जो जठराग्नि होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और जठराग्नि कमज़ोर होने का ही प्रभाव ये रहता है कि जठराग्नि अगर कमज़ोर होगी तो डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, हाइपर एसिडिटी, नोजिया और गैस बनने की दिक्कत व्यक्ति में हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम आगे, कोलिटिस। कोलिटिस एक साइकोफिजियोलॉजिक डिसऑर्डर है जिसमें कि क्या होता है, व्यक्ति को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, या फिर जब वो फ्रेश होता है तो उस समय पर उसके मतलब ब्लड आता है, ब्लीडिंग होती है उसको, किसमें? कोलिटिस के केसेस में। अब जो कोलिटिस के केसेस हैं उसके पीछे शारीरिक कारण भी होते हैं, कुछ ना कुछ बॉडीली कारण होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन अगर चेक किया डॉक्टर ने और चेक करने के बाद वो ये कहते हैं कि आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, मतलब आपको कोई भी शारीरिक कारण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये कोलिटिस की प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। जब साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट उसकी हिस्ट्री रीड करेगा, उसके बारे में जानेगा, तब वो बता पाएगा कि हाँ, ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट या ये एंजाइटी या ये पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को ये कोलिटिस की प्रॉब्लम हुई। कोलिटिस को जो है व्हाइट ने 2 भागों में बांटा, एक होता है म्यूकस कोलिटिस और एक होता है अल्सरेटिव कोलिटिस। जो म्यूकस कोलिटिस होता है उसमें रोगी में या व्यक्ति में जो खून और म्यूकस होता है वो मिलके जब वो फ्रेश होता है, जब वो पॉटी करता है, तो जो उसके मतलब स्टूल में खून और म्यूकस आता है,
किसमें, म्यूकस कोलिटिस में। और इसमें व्यक्ति को भूख भी कम लगती है और उसको इनडाइजेशन जैसा फील होता है, उसके पेट में हमेशा भारीपन बना रहता है, वो खाने के बाद भी उसके पेट में दर्द सा वो महसूस करता रहता है। दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलिटिस। अल्सरेटिव कोलिटिस में उसका जो कोलन होता है, कोलन का जो म्यूकस होता है वो कमजोर पड़ जाता है, जिससे उसमें घाव हो जाता है और कोलन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों ही तरीके की कोलिटिस की अगर हम बात करें तो दोनों का ही कारण अगर मनोवैज्ञानिक है तो हम इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का नाम देंगे। मनोवैज्ञानिक कारणों में जैसे कि कुछ इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ इमोशनल कारक हो सकते हैं, जैसे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई या किसी का किसी अपने हस्बैंड से या वाइफ से डाइवोर्स हो गया या किसी की नौकरी छूट गई, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। जब ये परसिस्टेंटली व्यक्ति के अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक टेंशन, एक तनाव पैदा करते हैं, उसकी वजह से भी कोलिटिस होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। गर्मा एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने 1950 में ये कहा कि कोलिटिस जो है वो उन व्यक्तियों में ज्यादा विकसित होता है जिनकी बुद्धि का स्तर सामान्य से ऊंचा होता है। तो इसकी वजह से कुछ इमोशनल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, कुछ इमोशनल एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनकी उनमें कमी पाई जाती है। वो अपने इमोशन को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन और उनकी बॉल डिस्टर्बेंसेस यानी कि आंत संबंधी गड़बड़ियां उनमें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हुआ साइकोफिजियोलॉजिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, इसमें ये सभी डिसऑर्डर्स आते हैं। सो आई होप कि आपको ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का एक पार्ट है, ये आपको समझ आया होगा। मतलब टाइप्स हैं जो हमने पढ़ा था साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में, तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का एक ये भी टाइप है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। तो हम नेक्स्ट क्लास अपना उसमें हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइकोफिजियोलॉजिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर।